जब से नई सरकार बनी है, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अफवाहों का दौर गर्म हो रहा था कि विजय सिन्हा का अब क्या? भाई डिप्टी सीएम वो रहे नहीं और जो उनको विभाग मिलना था वो मिला नहीं। तो क्या ये माना जाए कि उनका डिमोशन हो गया या फिर जो चर्चाओं का दौर चल रहा है कि उनको साइड लाइन करने की तैयारी चल रही है? तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और कौन ऐसा करने की सोच रहा है? और उनको वाकई क्या जानबूझ करके पुराना विभाग जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय था वो नहीं दिया गया? सब कुछ जानेंगे आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक गौड़ जी। आपका स्वागत है दीपक जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो कुल मिलाकर के जो अब कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रही है, राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा भी हो रही है कि भाई ऐसा क्या कर दिया विजय सिन्हा ने कि उनको साइडलाइन कर दिया गया? बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आपको किसी को बहुत शाबाशी देनी चाहिए तो उसमें विजय सिन्हा एक नाम हो सकते हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से उनको अब किनारे लगाया जा रहा है, उसके पीछे संकेत क्या है, कौन वो लोग हैं? तो दीपक जी, आप बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि चर्चा चल रही है कि विजय सिन्हा को अब थोड़ा साइड किया जा रहा है, तो इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? देखिए सुरजीत जी, आपने सवाल जो है सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा उछल रहा है। आपने अपने पिछले के एपिसोड में भी और पिछली जो अपनी कुछ डिबेट करी उसमें भी एक बात रखी थी। देखिए सियासत में क्या होता है कि सियासत में कई बार एक फोटो या एक बयान, ये कई बार बहुत ज्यादा, एक फोटो बहुत कुछ कहने से ज्यादा कह जाती है और कई बार चुप्पी बहुत ज्यादा कह जाती है और कई बार एक छोटा सा बयान बहुत बड़े संकेत दे जाता है। अब आपको याद होगा कि पुराना जो नीतीश युग था वो खत्म हुआ, नए सीएम के नाम पर चर्चाएं चल रही थी और आखिरकार प्रस्तावक के तौर पे विजय कुमार सिन्हा सामने आए कि विजय कुमार सिन्हा ने नाम रखा सम्राट चौधरी सीएम का चेहरा। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक लाइन कही थी, कमांडर के आदेश पर हमने सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। अब कमांडर के नाम पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का आला कमान मतलब अमित शाह और पीएम मोदी के उधर से आदेश आया था कि इनका नाम कहना है और उन्होंने ये बात कही। और उस दौरान उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने जो बातें कही थी, उसमें उनकी नाराजगी साफ साफ झलकी थी। अब सियासी गलियारों में देखिए सीन समझिएगा कि क्या है। विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह का काम किया था, उथल पुथल मच गई थी पूरे बिहार में, स्पेशली राजस्व विभाग वो विभाग जो बहुत बड़ा एक वजूद रखता है सरकार के अस्तित्व को लेकर, एक ऐसा विभाग जो सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करा कर देता है। अब जब इन्होंने बैक टू बैक फायर एक्शन लिया, कार्रवाई करी, तो उसमें बहुत से जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो विचलित हुए। इन्होंने करीबन कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जब वो सस्पेंशन हुआ उसके बाद वो जो एक हायरार्की थी जो बिहार की जड़ों में हम पहले से कहते आए कि वो बस गई थी, भ्रष्टाचार की जड़ें, उनका एक पूरा नेक्सस बना, उनका एक पूरा गुट बना और उस गुट ने आबद तन फन में जाके ताबड़तोड़ तरीके से एक बड़ी हड़ताल को जन्म दे दिया। उसका स्वरूप भी बड़ा होता गया। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे का लेन देन था वो सब रुक गया था। जो भ्रष्टाचार की कड़ियां थी वो आपस में टूटती नजर आ रही थी। जब अधिकारी जुड़े, अधिकारियों से वो नेता जुड़े जो लाभान्वित होते थे, और जब वो नेताओं की एक लॉबिंग बनी तो सरकार के उसमें भी बातें आई। देखिए चुनावों के दौरान भी कई बार ये हुआ था कि विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर पथराव भी हुआ था, उस समय भी उनका विरोध देखने को आया था। और इस सारे मामले में जो नेगेटिव छवि बन रही थी वो सरकार की आ रही थी, वो बीजेपी के पक्ष की तरफ आ रही थी कि बीजेपी का ऐसा हो रहा है। और मौके की तलाश में हम अपनी डिबेट में लगातार ये बात कह रहे हैं कि अभी एनडीए पहले की तरह एकजुट नहीं है। एनडीए अभी मौका परस्त तरीके से एक साथ बैठा हुआ है। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मौके पे सब लोग अपना चेहरा हो सकता है इस बार दिखाएं। तो विजय कुमार सिन्हा को हटाना ये इनके खिलाफ कही गई बातों का एक पर्याय था। अब देखिए नई सरकार में ये प्रस्तावक बन के कहते हैं, लेकिन पहली सूची में इनका नाम कैबिनेट में होता ही नहीं। साफ हो जाता है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन ये लिया जाता है इनके साथ की जो लॉबी थी, जो एक धड़ा, जो ये आरएसएस के बहुत करीबी बड़े नेताओं में है, वहां के जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शिद्दत से जुड़े हैं, वो लॉबी इनका नाम चलाती है एज ए
होम मिनिस्टर के तौर पे कि या होम मिनिस्टर दिए जाएंगे, ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कुछ चीजें इनको मिल पाए। लेकिन अंततोगत्वा मिलता क्या है? कृषि मंत्रालय। अब कृषि मंत्रालय मिलने को सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि ये इनको साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि मेरा इसमें से दूसरा है, मेरा से ये है कि सरकार का एक धड़ा जो इनको नहीं चाहता था कि ये ऐसी पोजीशन पे बैठे जहां पूरा चक्र ही टूट जाए। इन्होंने बहुत हार्ड एक्शन, बहुत ताबड़तोड़ एक्शन लिए। हम लोगों ने अपनी पुरानी रिपोर्टों में लगातार ये बात कही कि बुलडोजर मतलब बोम्बास्टिक तरीके से चल रहा है और आनंद फानन में तेज कार्रवाई हो रही है और उसका असर नजर आने वाला है। सम्राट चौधरी सरकार की जो पहले की नीतीश सरकार थी वो बहुत ताबड़तोड़ एक्शन ले रही, लेकिन उसका असर जो उसकी गाज गिरी वो विजय कुमार सिन्हा पे गिरी। विजय कुमार सिन्हा वहां से हटा दिए जाते हैं, लेकिन एक जो धड़ा था, जो संघ का पीछे था, वो इनकी छवि को लेकर लेट डाउन होने के मोड में नहीं था। तो उसमें क्या तय किया गया? उसमें तय किया गया कि विजय कुमार सिन्हा को अब ग्रामीण भारत का चेहरा बनाया जाएगा। देखिए, आरएसएस बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी सम्राट चौधरी के चेहरे को लेके। सम्राट चौधरी के चेहरे से पहले बाकायदा ये कहा गया कि संघ का कोई कैडर होना चाहिए, बीजेपी का कोई कैडर होना चाहिए, जो होना चाहिए, पर नहीं बनाया गया, क्योंकि बीजेपी भी अब अपने स्वर्ण से इतर अपनी विस्तारवादी राजनीति उस पर उतर आई है और ये करना पड़ेगा। अगर वो केवल कुछ जातियों में, कुछ क्षेत्रों तक ही अपने आप को रखेगी तो बिहार में वो हमेशा एक गठबंधन की पार्टी बन के रह जाएगी। वो अपनी एक मूल स्वरूप की बड़ी पार्टी के तौर पर वो कभी भी उभर नहीं पाएगी। तो बहुत सारे राजनीतिक पहलू इसके पीछे नजर आए, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये केवल कपोल कल्पना है कि इनको साइडलाइन किया गया। हाँ, साइडलाइन तो किया गया है, लेकिन पैरेलल व्यवस्था में इनको एक बड़ा प्रोफाइल दिया गया है और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये कृषि मंत्री के नाते ये अपना काम से और अपने पूरे तंत्र से ये एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चमकेंगे। जी, अब देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि साइडलाइन क्यों किया गया, या फिर आप कह रहे हैं कि साइडलाइन नहीं किया गया। अब जब इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, जब इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय दिया गया था, तब ये जैसे ही पदभार संभालते हैं वैसे ही दनादन दनादन इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, दनादन आदेश देना शुरू कर दिया, फरमान जारी करना शुरू कर दिया। राजस्व विभाग के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सबको टाइट करना शुरू कर दिया। बुलडोजर को और सख्ती के साथ चलाने के आदेश दे दिए, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की, लेकिन उसको पूरी तरीके से हाईजैक करते हुए नजर आए विजय सिन्हा। बुलडोजर एक्शन, पहले बुलडोजर बाबा के तौर पे सम्राट चौधरी दिखे, लेकिन बाद में पूरा बुलडोजर का कमांड जो है वो पूरी तरीके से विजय सिन्हा के पास आ गया और जितने अतिक्रमण थे हटाए गए और सड़कों को चौड़े करने की बात हुई और तमाम जो गतिविधियां हुई, तो एक वक्त ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में होड़ शुरू हो चुकी है। और जब सीएम पोस्ट की बात हो रही थी तब ये भी देखा गया कि भाई दावेदारों में से विजय सिन्हा भी थे कि भाई सीएम पोस्ट पे आ सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा लगा कि जैसे इनका जो जातीय समीकरण है वो फिट नहीं बैठ रहा था। भूमिहार समुदाय से आते हैं और भूमिहार समुदाय को सीएम के पोस्ट पर लाना थोड़ा सा जातीय समीकरण को प्रभावित कर रहा था। और दूसरा, नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि भाई लव कुश की जोड़ी ही बनी रहे बाद में भी, और चूंकि ये कुशवाहा समुदाय से आ रहे थे सम्राट चौधरी, तो उनको तवज्जो दे दिया गया और वो पहली पसंद बन भी गए, क्योंकि जो बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का वो लव कुश समुदाय वाला, हम कह सकते हैं कुर्मी कोयरी वाला समुदाय जो है वहां से बनता है। अब यहां पर जो साइडलाइन करने की बात चल रही है उसमें दो तरह की बातें चल रही है, उस पर थोड़ी सी आपकी मैं वो चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो राजनीतिक खेमा है, चाहे वो संघ है चाहे बीजेपी है, वहां से एक बड़ा धड़ा नहीं चाहता कि विजय सिन्हा आगे आए, फ्रंट फुट पे आए। दूसरा धड़ा जो है उन लोगों का है, उन कहले अधिकारियों का है, भूमाफिया का है, जो नहीं चाहते कि वापस ये जो है वो उस तरीके से पावर में आए। यही वजह है कि भाई इनसे वो विभाग भी छीन लिया गया। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इनको वापस जब मंत्री बनाया गया तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय दे देना चाहिए था। तो क्या माने कि ये राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक दबाव है, या फिर दूसरी तरीके से प्रशासनिक कहें या भूमाफिया का ऐसा दबाव है, ऐसा दबदबा है कि इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए, गठबंधनों की सरकार में अमूमन ऐसा होता है, कई चीजों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है और कई काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने मतलब करने चाहिए पर वो नहीं कर पाते। जैसे मैंने पीछे कहा कि एक पूरा नेक्सस बन गया था इनको हटाने के लिए,
और वो ये जो राजस्व अधिकारियों की हड़ताल थी, इसे आप सामान्य हड़ताल ना समझें। मैं इसे एक सुनियोजित साजिश के तहत एक हड़ताल कहता हूं। किस तरह से पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से वो लोगों ने अपनी बातें रखी, लगातार शासनादेश जारी हुए, उन शासनादेशों को दरकिनार करके व्यवस्था बनी रही, हड़ताल पे जारी रह गए, बातचीत के लिए जो बातें हुई वो नहीं हुई। तो वो जो प्रेशर था, वो प्रेशर जो नीचे से बिल्ड हुआ, और जिसपे कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं कि भाई कई बार जो सत्ता का संरक्षण जब होता है, या कई बार ऊपर के लोगों का जब संरक्षण होता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, और प्रेशर बनाया गया विजय कुमार सिन्हा को इस पोस्ट से हटाने के लिए। चाहे वो बालू माफिया हो, या जो भी माफिया इससे संबंधित वहां काम कर रहे थे, उन माफियाओं ने, उन विधायकों के एक ग्रुप ने, उन्होंने, हम तो, अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली तक के कान भरे गए, या दिल्ली तक ये बात पहुंचाई गई कि अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा छवि खराब जा रही है, और उसकी ही परिणति ये थी, उसी का अंजाम ये था कि इनको साइड कर दिया गया। पर एक दबाव के चलते इन्हें साइड तो कर दिया गया, पर एक जो दूसरा धड़ा है, दूसरा धड़ा इनकी स्किल्स को जान रहा है। वो जान रहा है कि ये बेहतर नेता के तौर पर उभर कर आ सकते हैं, तभी इनका नाम सीएम की लिस्ट में भी सभी राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक सब कह रहे थे कि इनका भी ना अच्छे उसमें लोगों में काउंट होता है। पर बात वही आई कि जब वो लॉबिंग का प्रेशर, जब वो गठबंधन का प्रेशर, जब वो विधायकों की एक लॉबी का प्रेशर इन पे पड़ा, सरकार ऐसे समय में, और खासकर बीजेपी जब वो गठबंधन के उसमें, और इस बार पहली बार बड़ी भाई की भूमिका में निभाती नजर आ रही है, तो वो किसी तरह का बॉटलनेक अपने आगे विस्तार में नहीं चाहती थी। उन्होंने इनको साइड किया, बिल्कुल सही बात है कि इनको साइड किया गया, पर साइड करने के बावजूद भी दूसरी लॉबी का भी जो प्रेशर था वो इक्वल था, तो इनको कृषि दिया गया है। और कृषि, देखिए बिहार में जिस तरह से अभी हाईवे बन रहे हैं, जिस तरह से नए नए हाईवे का ऐलान हो रहा है, या जिस तरह से वहां एक हब बनने की बात हो रही है, कि वो हब क्या काम करेगा, वो किस चीजों की मालकी ढोएगा। जैसे शुगर मिल की अभी पीछे बात हो रही थी कि वहां शुगर मिलें लगने वाली हैं, बहुत सारी शुगर मिल लगेगी, तो पेपर पर बहुत सारा काम अभी आने वाले समय में जो भाजपा है, जिसे शहरी क्षेत्रों की पार्टी कहा जाती थी, अब वो जातिगत समीकरण से, जो आपने बोला लव कुश की जो उनका फॉर्मूला है, वो लव कुश के फॉर्मूले से तो वो अपनी सरकार में स्थायित्व बना के रखेगी, लेकिन भाजपा जो शहरी इलाकों की पार्टी कही जाती थी, अब वो ग्रामीण भारत तक, ग्रामीण बिहार तक अपनी पहुंच बनाएगी, जाति का बैरिकेडिंग तोड़ेगी, वो क्षेत्र का बैरिकेडिंग तोड़ेगी। और ऐसी योजनाओं के तहत, देखिए किसान इस देश के अभी भी शीर्ष उनमें माने जाते हैं। बिहार वैसे भी कृषि प्रधान उसमें ही रहा है, कृषि के अलावा वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, और वहां उसकी संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं उनकी, कि हर चीज, जैसे मखाना बोर्ड बनाया गया, तो वो बोर्ड का अलग कीमत था, पर इससे अलावा भी जैसे लीची का वहां अलग है, उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे प्रयोग होने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और इस सब के लिए मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि इसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ग्रामीण बिहार में एक चेहरा बन के बीजेपी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता। देखिए गठबंधन की सरकार में अभी सम्राट चौधरी को एक चेहरा बना दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग, बीजेपी के लोग भी खुश नहीं थे, जिसमें खुद विजय कुमार सिन्हा थे, उसमें संघ के लोग खुश नहीं थे, जो उनकी क्या कहते हैं, एक तरह से उनका बेस माना जाता है भाजपा का। इस सारे सिनेरियो में विजय कुमार सिन्हा को एक नजरिए से देखा जाए, जैसे सिक्के के दो पहलू थे, एक पहलू से देखा जाए तो बिल्कुल इनको साइड किया गया है, और दूसरा पहलू कहें तो इनको एक मजबूत मंत्रालय दिया गया है। अब इनकी कार्यक्षमता सरकार किस तरह से कृषि को आगे लेके जाती है, हालांकि वो केंद्र की बहुत सारी नीतियों से भी आगे जाएगा, और आने वाले समय में निश्चित कृषि मंत्रालय एक बड़े मंत्रालय के रूप में बिहार में नजर आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में बिहार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि करीब 70 से 80% निर्भरता जो है वो कृषि पर है, कृषि प्रधान प्रदेश है। जी बिल्कुल। और ऐसे में उस क्षेत्र का मुखिया बना देना ये भी बड़ी बात है। इसको छोटे तरीके से आंका नहीं जा सकता कि कृषि मंत्रालय मिला तो उनका काम छोटा हो गया, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। लेकिन एक जो राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, एक राजनीतिक मजबूरी होती है, जो हम अक्सर देखते आए हैं कि जो एक बड़ा कद बन जाता है तो वो चाहता नहीं है कि अपने नीचे कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा पनपने दें जो उसके लिए आने वाले दिनों में थोड़ा सा चुनौती का सबब बन सकता है। तो क्या ऐसा भी माना जाए कि सम्राट चौधरी बड़ी मुश्किल से बन पाए, क्योंकि रस्साकसी चल रही थी, कई नाम आ रहे थे, कई कैंडिडेट्स आगे आ रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि कई नामों पर सहमति भी बन गई थी बीजेपी और संघ के अंदर में, लेकिन
नीतीश कुमार पूरी तरीके से अड़े रहे और साफ साफ कह दिया था जब अमित शाह ने उनसे कहा कि क्या हम सम्राट चौधरी की जगह पे कोई और नाम सोच सकते हैं, साफ साफ कह दिया था कि भाई क्या मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं, ये कम नहीं है और आप मुझे भी मेरी पसंद को आप क्यों साइडलाइन करना चाहते हैं। तो वो तो अपनी पसंद के हिसाब से उन्होंने सम्राट चौधरी को बना दिया और सम्राट चौधरी पसंद भी जिस तरीके से मैंने कहा कि वोट बैंक की बात हो रही थी और दूसरा ये था कि भाई वो काफी दिनों तक भाई जेडीयू के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, महज 8 साल का जो अभी सफर है वो बीजेपी के साथ उन्होंने वो किया और दूसरी तरफ 36 साल का सफर और संघ से प्रशिक्षित विजय सिन्हा, शायद यही वजह है कि भाई वो अब बहुत ज्यादा मुखर नहीं हो रहे हैं। उनके महत्वाकांक्षा तो रहती ही है सबकी कि भाई मैं सर्वोच्च पद तक पहुंच पाऊं, लेकिन वो मुखर नहीं हो रहे, संघ से प्रशिक्षित है, उन्हें वो अनुशासित है, अनुशासन में रहना आता है, कोई विरोधी बातें नहीं कही और उनकी वेदना समझिएगा कि किस हद तक वेदना पहुंची कि उनको कहना पड़ गया कि कमांडर ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से मैंने प्रस्ताव रख दिया। तो ऐसा भी माना जा रहा है, जो चर्चा है कि सम्राट चौधरी भी नहीं चाहते कि ये भले इनको कृषि मंत्रालय दिया गया, इसमें भी दबाव रहा होगा, सम्राट चौधरी ने अपने मन से दे दिया बड़ा मंत्रालय, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई जो बातचीत हुई और अमित शाह और तमाम लोगों ने कहा होगा कि भाई इनको आपको बड़ा मंत्रालय देना होगा, तो दे तो दिया, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि खुद सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि इनका कद बड़ा हो और आने वाले दिनों में ये एक बार फिर से सीएम कैंडिडेट के तौर पर नजर आने लगे। जी दीपक जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप बिहार की बात ही छोड़िए। देखिए, बीजेपी को पहले हम ऐसे समझ लें कि बीजेपी हमेशा व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं रही है लंबे समय से। वो पार्टी अपने एक संगठन की संगठन है, संगठन ज्यादा उसमें मजबूत नजर आता है। आप मध्य प्रदेश में देख लें, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा गया और आखिर में उनको केंद्र में ले आया गया। लगातार जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी ऐसी चर्चाएं लगातार आती रही कि इनके चेहरे पे तो लड़ा जा रहा है, पर हो सकता हो ऐसे कयास हैं, ऐसी आशंका है कि शायद इनको भी केंद्र की राजनीति में ले आया जाए। जब जब जो आदमी भाजपा के संगठन से बड़ा होता नजर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल इतर बाहर आ जाते हैं, जब भी कोई आदमी संगठन से बड़ा होता हुआ नजर आएगा उसको साइड कर दिया जाता है। यह बीजेपी का है क्योंकि वहां संगठन ज्यादा बड़ा है। इसी तरह से सम्राट चौधरी भी ये ना माने कि सम्राट चौधरी अब आने वाले 50 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, जितना भी उनका राजनीतिक सफर हो, बीजेपी का चेहरा बनकर वही रहेंगे। ऐसा नहीं हो। बीजेपी अभी अपने जातीय समीकरणों को साधने के लिए, गठबंधन की राजनीति को साधने के लिए और अपनी विस्तारवादी जो नीति उनकी है उसको साधने के लिए अभी उन्होंने सबसे मुफीद जो माना वो सम्राट चौधरी को माना, क्योंकि सम्राट चौधरी के चेहरे पे नीतीश कुमार भी सहमत थे, जदयू के लोग सहमत थे और दूसरे बीजेपी के लोग भी कुछ सहमत हो गए। अब विजय कुमार सिन्हा की अगर बात करें तो विजय कुमार सिन्हा सही में ऐसा चेहरा है जो आने वाले समय में कृषि मंत्रालय होगा या उन्हें कोई भी मंत्रालय दिया है वो काम करके दिखाएंगे और काम करेंगे तो उससे इनडायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदा बीजेपी का और उनका खुद का होगा। अब दोनों ही सूरत में अगर बीजेपी का विस्तार होगा तो आने वाले सालों में ऐसा जरूरी नहीं है कि सम्राट चौधरी ही रहें। देखिए, आने वाले समय में तो एनडीए के भीतर ही एक नया घमासान मुझे नजर आने वाला है। आने वाले 2 साल बड़े आराम से निकल जाएं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान बोल चुके हैं कि 2030 के लिए मैं तैयार हूं और मैं अपना यत्र तत्र सर्वत्र बिहार फर्स्ट के लिए लगा दूंगा, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी भी संभावना है कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़ के बिहार की राजनीति में कूद जाए। दूसरी तरफ आप निशांत कुमार को सुन ही रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इनकी तैयारी का पैटर्न है, क्योंकि निशांत को अभी आने वाले समय में बड़ी भूमिकाएं बिहार में निभानी है, इसलिए इनकी अब ये तैयारी चल रही है। तो आने वाले टाइम में वो क्या आएगा, वो एक गठबंधन के बीच में सीट को लेके कुछ उथल पुथल होती भी नजर आई। अभी 2 साल 3 साल शायद आराम से कट जाए, लेकिन जैसे जैसे अब 2030 का चुनाव सामने आएगा उसके लिए तैयारियों का दौर शुरू होगा और 2 साल पहले से वो जब पूरी जो सियासी जो चेस बोर्ड होगा उस चेस बोर्ड में प्यादे, हाथी, ऊंट सबकी चालें चली जाएंगी, तो उस समय तक बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी होगी कि वो जो छोटे छोटे पीछे के प्यादे भी होंगे वो भी अच्छे अच्छे वजीरों को मारने के लिए काम करेंगे। और इसी क्रम में विजय कुमार सिन्हा को अभी साइलेंट मोड से पीछे की तरफ रखा गया है। लेकिन पीछे आपने देखा होगा कई बार वजीर वो जो होता है उनके आगे प्यादे सारे रहते हैं, हाथी घोड़े सारे के सारे पीछे की तरफ रहते हैं, उनसे घिरे हुए
राजा रानी और वजीर और ये लोग रहते हैं। तो ऐसे ही अभी इन्हें भले ही अभी पीछे रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में मैं विजय कुमार सिन्हा को एक बड़े रोल में बिहार की राजनीति में देख रहा हूं। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और लेकिन कयास भी इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि जैसे ही अ, विजय सिन्हा तब तक आए नहीं थे सीन में और केवल सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम तैयार थे, तीनों कैबिनेट की बैठक भी कर रहे थे और सम्राट चौधरी आगे निकल कर के आए, राजस्व एवं भूमि सुधार के जो भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे जो हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनके साथ बातचीत भी करते हैं, उनका निलंबन वापस लेते हैं। बाद में भई उनकी सेवा बहाल रखने की बात की जाती है, जैसा कि पहले विजय सिन्हा ने कहा था कि सर्विस ब्रेक की तरीके से हम मानेंगे हड़ताल के पूरे जो ड्यूरेशन है उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सम्राट चौधरी हर वो बात मान लेते हैं जो अधिकारी जिस जिद को ठान करके बैठे हुए थे और शायद उस वक्त ये भी लग रहा था कि इन्होंने सम्राट चौधरी ने घुटने टेक दिए, सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और उन्हीं की फरमाइश पे जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए थे हड़ताल पर, उन्हीं की फरमाइश पर भाई जो सीके अनिल थे प्रधान सचिव उनको हटा दिया जाता, ट्रांसफर कर दिया जाता, उसकी जगह विजय सिंह को लेके आ जाते हैं। यानी कि कई फैसले ऐसे थे विजय सिन्हा के जिसको कि पलटा गया और इसके कारण ये तमाम कयासों के बाजार गर्म होते ही चले गए कि क्या जानबूझ करके विजय सिन्हा को इस तरीके से डिमोट किया जा रहा है, उनके आदेशों को पलटा जा रहा है, जानबूझ करके ये दिखाया जा रहा है विजय सिन्हा को कि आपके हिसाब से अब सरकार नहीं चलेगी बल्कि अब काम करने का तरीका बदलना होगा। चलिए कृषि मंत्रालय दे दिया गया है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि कृषि मंत्रालय में भी वैसे ही तेवर में नजर आएंगे विजय सिन्हा और अभी से कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए, कृषि विभाग से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अभी बिल्कुल खौफ जता है कि भैया न जाने कब विजय सिन्हा अपना तेवर दिखाना शुरू कर दें और एक बार फिर से उनका हासिल बिल्कुल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाए जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय में होता है। बहुत अच्छी बातचीत रही जी आपके साथ दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जी। जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात धन्यवाद सुनील। ऐसी है कि विजय सिन्हा डिमोशन के तौर पर बहुत जगह चर्चाएं हो रही है, लेकिन बड़ा विभाग मिला है, कृषि मंत्रालय मिला है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से उसी तेवर में नजर आए। दबाने की, झुकाने की कोशिशें भी हो रही है, ये भी चर्चा का विषय है, लेकिन क्या दब जाएंगे विजय सिन्हा? क्या वापस से उसी रूप में नजर आएंगे जिस रूप में वो जाने जाते हैं? फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। नमस्कार।